सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंटी नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट / जेआरएफ। ओल्ड पेपर है जून 2013 का। यह वीडियो आपको यूजीसी नेट स्टेट में होने वाले सेलेक्ट पीएचडी एग्ज़ाम, साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटिव फर्स्ट पेपर को आपकी काफ़ी मदद करेगा और आपको एक मार्गदर्शन के काम करेगा। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए कोड में दिए गए उचित विकल्प को चुनें। जिस प्रकार मधुमक्खी शहद प्राप्त होता है गाय से दूध, तो शिक्षक द्वारा इंटेलिजेंस, बी निशान दो, बी सी पाठ और डी बुद्धि। तो शिक्षक से बुद्धि प्राप्त होती है, यानी शिक्षक जब पढ़ाते हैं, लर्निंग कराते हैं तो इंटेलिजेंस होता है या वो बुद्धि प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 2 है, पी आर का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है, टी पी का भाई है। यदि आर एस की बहन है तो क्यू टी से कैसे संबंधित है? इसमें आप रिलेशन में इसको निकालेंगे। सबसे जो छोटा संबंध है नीचे, फिर उसके ऊपर आप एक टेबल टाइप की बनाएंगे तो इसमें निकल के आएगा सिस्टर इन लॉ। प्रश्न नंबर 3 है, दृष्टिकोण को प्रभावित करने या भावनाओं को उत्तेजित करके किसी विवाद को हल करने के लिए रखी गई परिभाषा को या बनाई गई परिभाषा को क्या कहते हैं? लेक्सिकल, पर्सुएसिव, स्टिपुलेटिव या पर्स्यूव। तो वह पर्सुएसिव कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कोड में से केवल सही कथन चुनना है आपको। जैसे वेन आरेख संकेत की एक स्पष्ट विधि है। दूसरा है, वेन आरेख श्रेणीबद्ध सिलोजिज्म की वैधता के परीक्षण का सबसे प्रत्यक्ष तरीका है। तीसरा है, वेन आरेख विधि में परिसर और एक श्रेणीबद्ध सियोलॉगवाद का निष्कर्ष आरेखित किया जाता है। चौथा पॉइंट है, वेन आरेख विधि में 3 ओवरलैपिंग स्केल को एक श्रेणीबद्ध सियोलॉजिज्म के परीक्षण के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें बी सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा सही नहीं है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेरक तर्कपूर्ण निर्धारित करता है मानव स्वभाव में एकता, बी मानव स्वभाव में ईमानदारी, सी मानव प्रवृत्ति में एकरूपता, डी मानव स्वभाव में सामंजस्य। तो मानव प्रवृत्ति में एकरूपता जो है निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 12 है, WWW का अर्थ क्या है? वर्क विद वेव, बी है वर्ड विद वेव, सी है वर्ल्ड वाइड वेव और डी है वर्थ वाइड वेव। तो सी इसका राइट है, वर्ल्ड वाइड वेव। प्रश्न नंबर 13 है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है, उसके बाद किस में विभाजित किया जाता है? यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है पहले इसको ट्रैक्स में, फिर उसके बाद किस में विभाजित किया जाता है? ए क्लस्टर में, बी सेक्टर में, सी वेक्टर में, डी हेड में। तो उसको सेक्टर में ट्रैक के बाद विभाजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्राम स्टेटमेंट को मशीनी भाषा में ट्रांसफर करता है उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, बी सिमुलेटर, डी ट्रांसलेटर, सी ट्रांसलेटर, डी इंटरप्रेटर। तो उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, 1 गीगाबाइट बराबर है 1024 मेगाबाइट्स के, बी 1024 किलोबाइट्स के, 1024 टेराबाइट्स के, डी है 1024 बाइट्स के। तो 1024 मेगाबाइट्स बराबर 1 गीगाबाइट यानी जीबी होता है। प्रश्न नंबर 16 है, एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर टू बिट्स, बी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, डी वर्ड टू बिट्स। तो यह हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्चुअल मेमोरी है एन एक्सटर्नल लार्ज मेन मेमोरी, बी एन एक्सटर्नल लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, सी एन एल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल लार्ज मेन मेमोरी, डी एक टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन सुपर कंप्यूटर। तो यह जो है एन एल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल लार्ज मेन मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर 15 है, वाक्य ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में क्या है? जहरीली गैसों की रिसाव से होने वाले नुकसान की दुखद घटना, या बी
गरीबी लोगों की दुखद स्थिति, सी नवीकरण साधनों का मुक्त ह्रास, डी जलवायु परिवर्तन। तो यह नवीकरण संसाधनों का मुक्त ह्रास। प्रश्न नंबर 19 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए ओजोन से, बी खतरनाक अपशिष्ट से, सी जलवायु परिवर्तन से, डी परमाणु ऊर्जा से। तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का एक स्रोत है जो सतही ओजोन जो होता है प्रदूषण के रूप में अग्रणी है? ए परिवहन क्षेत्र, बी प्रशीतल और एयर कंडीशन, सी आर्द्रभूमि, डी उर्वरक। तो यह परिवहन क्षेत्र प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय शहरों में मुख्य रूप से स्मॉग होता है? सल्फर के डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और एसपीएम, और डी है सल्फर और ओजोन के ऑक्साइड। तो इसमें बी जो है नाइट्रोजन और अनबर्न हाइड्रोकार्बन के ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरे में मनुष्य को नुकसान पहुंचने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ए भूकंप, बी जो जंगल की आग, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी सूखा और बाढ़। तो सूखा और बाढ़ से या प्राकृतिक खतरे से सबसे ज़्यादा मानव को खतरा होता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत कितना है? 2 से 3%, 22 से 25%, सी में दिया है 10 से 12%, डी में दिया है 1 से कम %। तो इसमें 10 से 12% है। उस समय था, अभी ज़्यादा हो चुका है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किस श्रेणी के आरक्षित सीटों के प्रतिशत में वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा के छात्रों का नामांकन आरक्षण सीटों में प्रतिशत से अधिक था? ओबीसी छात्रों का, बी एससी छात्रों का, सी एसटी छात्रों का और डी महिलाओं का। तो इसमें ओबीसी छात्रों का जो आरक्षण था उससे अधिक था। प्रश्न नंबर 25 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए यह 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया राइट्स है, बी यह उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का काम सौंपा गया है, ये भी सही है। यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है, ये भी सही है। ये राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकार को धन प्राप्त करता है, यह सही नहीं है, इसका काम सिर्फ सेंटर का है। प्रश्न नंबर 26 है, तर्क और कथन दिया गया है, क्या भारत को 2 पार्टी प्रणाली कर देना चाहिए? तर्क दिया है हाँ यह सरकार की स्थिरता को बढ़ावा देगा, और निष्कर्ष दिए नहीं यह मतदाताओं की पसंद को सीमित करेगा। मतलब निष्कर्ष 2 निकाले हैं, और जो ऑप्शन है केवल तर्क ए मजबूत है या सही है, केवल तर्क दूसरा मजबूत है, दोनों तर्क सही है या मजबूत है, डी है दोनों तर्क में से कोई भी तर्क सही नहीं है। तो इसमें दोनों तर्क मजबूत है या सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 27 है, तर्क और कथन दिए गए हैं, आपको उत्तर चुनना है। कथन है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क है हाँ यह राजनीति में अपराधीकरण कम करेगा। दूसरा तर्क दिया नहीं यह सत्तारूढ़ दल को उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तुच्छ मामले दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें जो दिया है केवल तर्क ए मजबूत है, बी में केवल तर्क दूसरा मजबूत है, सी में दोनों मजबूत हैं, डी में कोई तर्क मजबूत नहीं है। तो इसमें केवल तर्क ए मजबूत है। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो यह सही है। वह भारत राष्ट्रपति की प्रसाद पद धारण करता नहीं, वह संविधान के नियम के अनुसार धारण करता, तो दूसरा गलत होगा। जब जात लंबित हो तो निलंबित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता जब तक कंफर्म नहीं होगा। दुर्व्यवहार सिद्ध या अक्षमता पे हटाया जा सकता है, यह हो सकता है। तो इसमें 1 और 4 राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, लोकसभा अध्यक्ष वरीयता में किसके बाद आते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपाध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री के, डी कैबिनेट मंत्री। तो प्रधानमंत्री के बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष की वरीयता आती है। प्रश्न नंबर 30 है, एक शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड को सबसे अच्छा प्रयोग किया जा सकता है? शिक्षण की पॉइंट को सफ़ेद या काला लिखने के लिए, छात्रों को चौकस करने के लिए, सी महत्वपूर्ण और उल्लेख्य बिंदु लिखने के लिए, डी शिक्षक को स्वयं पर प्रकाश डालने के लिए। तो यह है सबसे महत्वपूर्ण जो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए।
प्रश्न नंबर 31 है, आजकल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं अध्ययन, बी आमने सामने सीखना, सी ई लर्निंग, डी ई लर्निंग एंड मिश्रित शिक्षा। तो आज की डेट में ई लर्निंग के साथ साथ मिश्रित शिक्षा सबसे बेस्ट है। प्रश्न नंबर 32 है, प्राथमिक स्कूल के स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिला होनी चाहिए क्योंकि बच्चों को पुरुष की तुलना में बेहतर सिखा सकती हैं, बी है पुरुष की तुलना में बुनियादी सामग्री को बेहतर जानते हैं, सी है कम वेतन पर उपलब्ध है, डी है बच्चों के साथ प्यार और स्नेह से पेश आती हैं। तो इसका डी राइट आंसर है, क्योंकि महिलाएं बच्चों के साथ प्रेम, प्यार और स्नेह से प्रस्तुत आती हैं या पेश आती हैं। प्रश्न नंबर 33 है, सीखने का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, ए चैन लर्निंग, बी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, सी स्टिमुलेट्स रिस्पॉन्स लर्निंग, डी है कंडीशनल रिफ्लेक्स लर्निंग। तो कंडीशनल रिफ्लेक्ट लर्निंग सीखने का जो है उस स्तर है। प्रश्न नंबर 34 है, एक व्यक्ति जब पैसे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है, छात्रों पर नियंत्रण से, बी छात्रों से सम्मान प्राप्त करके, सी अपने सहयोगी की तुलना में अधिक योग्य होकर, या डी उच्च अधिकारियों के बहुत करीब रहकर। तो छात्रों से सम्मान प्राप्त करके जो है एक शिक्षक अपने शिक्षण व्यवसाय का आनंद ले सकता है। प्रश्न नंबर 35 है, एक डायग्राम 1000 से अधिक शब्द स्पष्ट करता है। कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए शिक्षण में आरेख का प्रयोग करें, बी कक्षा में अधिक से अधिक बोलें, सी कक्षा में शिक्षण सहायक उपकरण का प्रयोग करें, डी कक्षा में बहुत अधिक न बोलें। तो कक्षा में शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग करें, इसका मतलब यह होता है। प्रश्न नंबर 36 है, एक शोध पत्र है किसी विषय पर जानकारी का संकलन है, बी मुलेखन द्वारा समझा गया मूल शोध शामिल है, सी सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या दूसरों द्वारा किया गया शोध का मूल्यांकन शामिल है, डी एक से अधिक जर्नल में प्रकाशित किया जा सकता है। तो यह सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या दूसरे द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन शामिल है ये शोध पत्र में। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है, ए संपादकों को बताए बिना 2 शीर्षक पत्रों में एक ही पेपर प्रकाशित करना, बी है संबंधित क्षेत्र या प्रशासनिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की समीक्षा का संचालन करना, सी है एक शोध पत्र में अपने कारणों पर चर्चा किए बिना डाटा सेट को प्रकाशित कराना, डी है एक सहयोगी के रूप में एक शोध पत्र पर एक लेखक को एक एहसान के बदले में शामिल करना, भले ही सहयोगी ने कागज पर एक गंभीर योगदान नहीं दिया हो। तो इसमें बी सही है, संबंधित क्षेत्र या प्रशासनिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की समीक्षा का संचालन करना। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा नमूनाकरण विधि संभावित प्रतिचयन पर आधारित नहीं है, यानी कि जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सरल यादृच्छिक नमूनाकरण संभावित है, स्तरीयकृत नमूनाकरण यह भी संभावित है, कोटा नमूनाकरण असंभावित है, क्लस्टर नमूनाकरण संभावित है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र आधुनिक भाषा MLA प्रारूप के अनुसार लिखा गया है, यानी कि जो एक प्रारूप पुस्तक लिखने का है। तो दोस्तों इसमें मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ, हॉल डोनाल्ड डॉट फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली, फिर जो है 35 हॉल ऑफ इंडिया 2005, यह सही इसका एक प्रोसीजर है। प्रश्न नंबर 40 है, एक कार्यशाला है किसी विषय पर चर्चा के लिए एक सम्मेलन, बी किसी विषय पर चर्चा के लिए एक बैठक, सी एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक कक्षा जिसमें एक शिक्षार्थी और छात्र एक विषय पर चर्चा करते हैं, डी एक छोटे समूह के लिए एक संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक कौशल या तकनीकी के विकास पर जोर देना। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 41 है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस है, एक तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, सी आगे के शोध के लिए एक अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना, डी है एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सी सही है, इसमें आगे के शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत परिकल्पना। प्रश्न नंबर 42 से 47 तक पैराग्राफ के हैं, इसमें मैंने छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ताजमहल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक बना गया है।
यह गुंबददार सफ़ेद संगमरमर की संरचना बगीचे के दक्षिणी छोर पर एक ऊंचे प्लंथ पर स्थित है, जो 305 से 559 मीटर की दूरी पर दीवारों के भीतर संलग्न है। दीवारों के बाहर मुमताज़वाद के रूप में जाने वाले क्षेत्र स्थानीय व्यापारियों और रईसों द्वारा निर्मित परिचारकों, बाजार, धारावाहिकों और अन्य संरचनाओं के लिए रहने वाले क्वार्टर हैं। कवर परिसर और मुमताज़ की अन्य शाही संरचनाएं विशेष रूप से मकबरे के समर्थन के लिए दिए गए 30 गांवों की आय से बनी हुई है। ताजमहल का नाम मुगल साहित्य में अज्ञात है, लेकिन इसका प्रयोग भारत में समकालीन यूरोपीय लोगों द्वारा रोजा ए मुनवार कहा गया है, उसमें लिखा मिला है। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद हो गई थी। मुगल दरबार तब बुरहानपुर में रहता था। ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद नामक एक विशाल बगीचे में दुखी शस्त्र सम्राट द्वारा उनके अवशेषों को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। 6 महीने के बाद उनके शव को आगरा पहुंचाया गया, जहां मकबरे के नीचे चुनी गई भूमि में उनका दखल था या उनका समाधि थी। यह भूमि जमुना के किनारे मुगल शहर के दक्षिण में स्थित थी, जो राजा मान सिंह के समय में कछवाहा राजाओं की थी और तत्काल राजा जयसिंह ने खरीद दी गई थी। मकबरे के शुरू होने के लगभग 2 साल बाद तक अंतिम कीमत तय नहीं हुई थी। 1632 से 1637 के बीच जारी शाही आदेश द्वारा सहयोग का प्रस्ताव किया गया था। तो प्रश्न नंबर 42 है, ताजमहल के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संगमरमर का पत्थर राजा जयसिंह के पैतृक स्थान से लाया गया। वह स्थान का नाम था ए बुरहानपुर, बी मकराना, सी अंबर, डी जयपुर। तो वह मकराना स्थान है जहाँ से संगमरमर लाया गया था। प्रश्न नंबर 43 है, ताजमहल का लोकप्रिय नाम किसके द्वारा दिया गया? ए शाहजहां के, बी पर्यटक के, सी जनता के, डी यूरोपीय यात्रियों के। तो डी यूरोपीय यात्रियों के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। ताजमहल के निर्माण के लिए संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया था। तो किया गया था, यह सही नहीं है। ताजमहल परिसर में लाल रेत का पत्थर दिखाई देता है, नहीं। सी ताजमहल 4 बाग से घिरा हुआ है, जिसके 4 बाग के नाम से जाना जाता है, यही सही है। डी भी गलत है। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल के लिए उसे उर्स समारोह मनाने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 45 है, समकालीन ग्रंथों में ताजमहल को जाना जाता है मुमताजवाद के नाम से, मुमताज महल के नाम से, जैनाबाद के नाम से, डी रौजा-ए मुनव्वरा। तो इसको रौजा-ए मुनव्वरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, ताजमहल का निर्माण किस काल के बीच पूरा हुआ? ए 1632 से 1636 में, बी 1630 से 1643 ईस्वी में, सी है 1632 से 1643 में, डी है 1636 से 1643। तो सी सही है, 1632 से 1643 एडी में। प्रश्न नंबर 47 है, पैराग्राफ का लास्ट, ताजमहल की जमीन के स्वामित्व का संकेत देने वाले दस्तावेज किस रूप से जाना जाता था? ए फरमान, बी सेल डील, सी बिक्री खरीद डील और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह फरमान के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 48 है, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो कम्युनिकेशन, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज। तो इफेक्ट तो लास्ट में आएगा, आपको ये देखना है। और कम्युनिकेटर सबसे पहले होगा, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, इफेक्ट। तो उसमें सी राइट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, बंगाल गजट भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में शुरू हुआ था, किसके द्वारा? ए राजीव गांधी द्वारा, बी नरसिम्हा राय द्वारा, सी इंदिरा गांधी द्वारा, डी देव गौड़ा द्वारा। तो इसमें बी नरसिम्हा राव द्वारा हुआ था। ये मेरे को गलत लग रहा है, इसको आप चेक कर लेना। प्रश्न नंबर 50 है, भारत के प्रेस सेंसरशिप प्रधानमंत्री के काल में लगाई गई, यानी कि जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था। ए राजीव गांधी, बी नरसिम्हा राव, सी इंदिरा गांधी, डी देवगौड़ा। तो इसमें जो है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन राइट होगा। नरसिम्हा राव जो ऊपर दिया है दोस्तों वह गलत है। 49 का जेम्स सिक के द्वारा शुरू किया गया था, इसको आप एक बार चेक कर लेना। प्रश्न नंबर 51 है, न्यू
मीडिया के माध्यम से संचार जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन को कहा जाता है। ए इंटरटेनमेंट, बी इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, सी डिप्लॉयमेंट कम्युनिकेशन और डी कम्युनिकेशन। तो उसको जो है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, एक शिक्षक का कक्षा संचार किस सिद्धांत पर होता है? ए इंफोटेनमेंट्स, बी एजुटेनमेंट, सी इंटरटेनमेंट, डी जो है इंग्लिश टेनमेंट। तो बी एजुटेनमेंट के सिद्धांत पर काम होता है। प्रश्न नंबर 53 है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ संवाद करता है, क्या महत्वपूर्ण है? सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी या एंटीपैथी। तो इसमें एम्पैथी, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 54 है, एक निश्चित कोड में गेलिब को HBMJC लिखा गया तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है एक एक शब्द को बढ़ा दिया गया है, तो इसमें डी आ जाएगा HUJSE। प्रश्न नंबर 55 है, एक निश्चित क्रिकेट टूर्नामेंट में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम एक दूसरे से जो है खेली है मैच। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीम, ये भी एक सिंपल है, तो इसमें 10 टीम हो जाएंगी, 10 टीमें एक दूसरे से खेलेंगी तो 45 मैच खेले जाएंगे। प्रश्न नंबर 56 है, श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? 40, इसमें 20 बढ़ा है, एक छोड़ के 40, 60, फिर 90, फिर इस प्रकार पहले 40 से 60 हुआ, 60 से जो है फिर 90 हुआ, 30 बढ़ा, इसमें फिर दूसरे में जो है 60 है उसको 3 गुना हुआ। इस तरह आप जो है इसमें देखेंगे तो बी आंसर 270 राइट आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको 2006 से लेकर 2019 तक के जो इस तरह के पेपर चाहिए, मैंने उनका एक भी ई बुक बनाया है, आप इसको ले सकते हैं, जो इंस्टामोजो पे भी उपलब्ध है और अमेजन पे भी। ई बुक इसलिए बनाया क्योंकि कई लोगों को बहुत तो कहने मतलब पेपर की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आप उसको ले सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहां से और मेरी वेबसाइट पे भी जाके खरीद सकते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, 1 से 45 तक विषम संख्या जो 3 से बिल्कुल विभाजित होती हैं, यानी 3 उन्हें आरोही क्रम में लिखे तो 6वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी? जब आप 1 से 45 लिखेंगे 6 नंबर पर 33 आएगी। प्रश्न नंबर 58 है, 4 संख्याएं ABCD का औसत 100 है, यदि C 70 है तो शेष संख्या का है, तो ये भी सिंपल है, 110 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% से बढ़ा दी जाए तो वृत्त की परिधि में वृद्धि होगी, तो उसमें भी 50% की वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 60 और अंतिम है, कथन है, कुछ पुरुष ईमानदार हैं, गलत है। ये गलत है, जो निम्नलिखित कथनों में सत्य होगा उसको आपको कोडिंग करना है। सभी पुरुष ईमानदार हैं, दूसरा ऑप्शन है कोई भी पुरुष ईमानदार नहीं है, तीसरा कुछ पुरुष ईमानदार नहीं है, चौथा सभी पुरुष ईमानदार हैं। तो इसमें जो है बी सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी। कोई भी पुरुष ईमानदार नहीं है, उसका अपोजिट है कुछ पुरुष ईमानदार नहीं, ये भी एक ही बात है। सभी पुरुष बेईमान है, ये भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और आप मेरी वेबसाइट ldcnetexam.com पर विजिट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।